नमस्कार, गुड आफ्टरनून। आप देख रहे हैं आज तक, आपके साथ मैं हूं मलिका मल्होत्रा और अब नजर डाल लेते हैं इस वक्त की तमाम अहम खबरों पर। देश भर में कोरोना के आंकड़े बेहद तेजी से बढ़ रहे हैं। 24 घंटे में कोरोना के 1.5 लाख से ज्यादा नए केस सामने आए हैं और 327 लोगों की मौत हो गई है। दिल्ली और मुंबई में एक दिन में 20,000 से ज्यादा केस आ रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने आज 4:30 बजे कोरोना के मौजूदा हालात पर समीक्षा के लिए बैठक बुलाई है। तो दिल्ली मुंबई में लगातार मामले बढ़ रहे हैं बहुत तेजी से। अस्पतालों में भी कोरोना अटैक देखने को मिल रहा है और आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शाम 4:30 बजे समीक्षा बैठक करने वाले हैं। तो देश भर में मामले लगातार तेजी से बढ़ रहे हैं। इसी से जुड़े कुछ ग्राफिक्स आपको दिखाते हैं। कोरोना अपडेट आपको देते हैं। पिछले 24 घंटे में कितने केसेस आए। नए केसेस 1,59,632। 327 लोगों की जान जा चुकी है कोरोना की वजह से और सक्रिय केसेस की संख्या है 5,90,000 के पार। और महानगरों की अगर बात करें तो किस तरह से कहर बरपा रहा है कोरोना। दिल्ली में 20,181 केसेस हैं। मुंबई में 20,318 केसेस सामने आए हैं। बेंगलुरु में यह संख्या है 7,100। चेन्नई में 5,098, कोलकाता में 7,337 और इन तमाम राज्यों में एहतियाती कदम राज्य सरकारें उठा रही हैं। और संसद से सुप्रीम कोर्ट तक कोरोना का कहर कैसे बरप रहा है। संसद में 400 से ज्यादा लोग संक्रमित पाए गए हैं। संक्रमितों में स्टाफ और सुरक्षाकर्मी मौजूद हैं। कब इन लोगों की जांच हुई और कैसे पता लगा वो भी आपको बताते हैं। 6 से 7 जनवरी को ये तमाम लोग टेस्ट के लिए गए थे। उसके बाद इनके नतीजे आए जो कि पॉजिटिव पाए गए। सुप्रीम कोर्ट की अगर बात करें तो अब तक 4 जज संक्रमित हो चुके हैं, यानी कि सुप्रीम कोर्ट में भी कोरोना दस्तक दे चुका है। शनिवार को 2 जज संक्रमित हुए थे और गुरुवार को भी 2 जज संक्रमित हुए थे। अब दिल्ली की बात कर लेते हैं। दिल्ली में कोरोना कितना खतरनाक इस वक्त हुआ है। 7 मई 2021 20,000 मामले थे। 341 लोगों की मौत थी, जो कि अब आप देखिए 7 जनवरी 2022 7 लोगों की मौत हो चुकी है। अस्पताल में कितने बेड 7 मई 2021 से 7 जनवरी 2022 का आपको अगर आंकड़ा बताएं, सिर्फ 1500। 7 मई 2021 20,000 मामले, 7 जनवरी 2022 20,000 मामले। तो दिल्ली की अगर बात करें तो दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जो कि कोरोना पॉजिटिव हो गए थे, वो कोरोना को मात देकर काम पर लौट आए हैं। केजरीवाल ने अपने अनुभवों को साझा करते हुए कहा कि तेजी से मामले बढ़ रहे हैं लेकिन घबराने की जरूरत नहीं है। केजरीवाल ने दूसरी लहर से तुलना करते हुए कहा कि इस बार अस्पताल में भर्ती होने का आंकड़ा कम है। केजरीवाल ने कहा अगर लोग मास्क लगाएं तो दिल्ली में लॉकडाउन लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। दिल्ली के अंदर जो कोरोना की, पूरे देश में कोरोना बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। दिल्ली में भी बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। रफ्तार बहुत ज़्यादा तेज़ है। मैं देख रहा था कि कल वाला जो हेल्थ बुलेटिन था उसमें लगभग 20,000 के करीब केसेस आए थे और आज शाम को जो हेल्थ बुलेटिन आएगा उसमें लगभग 22,000 केसेस, पिछले 24 घंटे के 22,000 केसेस आएंगे। तो डेली बहुत तेज़ी से केसेस बढ़ रहे हैं, जो एक चिंता का विषय तो है। लेकिन जैसे मैंने पहले भी बोला था, घबराने की बात नहीं है। जब मैं बोल रहा हूँ घबराने की बात नहीं है तो मैं सारा डेटा एनालाइज करके बोल रहा हूँ। मास्क पहन के घर से बाहर निकलो, मास्क पहन के चारों तरफ घूमो। अगर ज़रूरत ना पड़े तो घर से बाहर ना ही निकलो, अभी थोड़े दिन कोई ज़रूरी नहीं है, लेकिन मास्क पहनना बहुत ज़रूरी है। सोशल डिस्टेंसिंग बहुत ज़रूरी है। हम लॉकडाउन नहीं लगाना चाहते, फिलहाल लॉकडाउन लगाने की कोई हमारी मंशा नहीं है। कोरोना की इतनी बड़ी, इतनी खतरनाक लहर थी जो अप्रैल वाली थी, उसको हमने पार पा लिया, तो इस लहर को भी हम लोग पार पा लेंगे। चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन जिम्मेदारी के साथ काम करने की ज़रूरत है। और जिन जिन लोगों ने वैक्सीन नहीं लगवाया, प्लीज़ जाके वैक्सीन ज़रूर लगवा लीजिए। वैक्सीन लगाने से मतलब ये नहीं है कि कोरोना नहीं होगा, लेकिन कोरोना अगर हुआ तो आपको कम माइल्ड कोरोना होगा, आपकी जान को खतरा नहीं होगा, आपको अस्पताल हो सकता है जाने की ज़रूरत ना पड़े। तो राज्यों में बहुत तेजी से आंकड़े बढ़ रहे हैं। कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़ रही है, जिसे देखते हुए सरकार को सख्त होना पड़ रहा है, पाबंदियां लगानी पड़ रही हैं। अलग अलग राज्यों के स्वास्थ्य मंत्रियों का क्या कुछ कहना है आपको सुनाते हैं।
जो इंटरनेशनल पैसेंजर्स आते थे उनके लिए सिर्फ हाई रिस्क कंट्रीज के लोगों पैसेंजर्स को ही क्वारंटाइन करने की एक गाइडलाइन थी, लेकिन अभी 100% ये पूरी दुनिया में ओमाइक्रॉन का फैलाव हुआ है और इसीलिए हर कंट्री से आने वाला जो भी व्यक्ति है जो महाराष्ट्र के इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स पे लैंड होगा उसको 7 दिन का क्वारंटाइन कंपलसरी हम कर रहे हैं और उसको मॉनिटर करने के लिए भी एक स्पेशल ऐप के तहत उसको मॉनिटर करने का भी काम किया जाएगा। दिल्ली ने पाबंदियां बहुत सारी ऑलरेडी लगाई है, अब वीकेंड कर्फ्यू भी लगाया है, इसका भी इफेक्ट देखिएगा। दिल्ली सरकार ने पहले देखिए देश के अंदर सबसे पहले सारे इंस्टीट्यूशन बंद किए, जिम्स बंद किए, सिनेमा हॉल बंद किए, मॉल्स, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, शॉप्स को इवन ऑड किया। तो मतलब बहुत सारे रेस्ट्रिक्शन ऑलरेडी लगा दिए हैं हमने और इसके ऊपर देखते हैं जो धीरे धीरे असर भी आएगा। और कोविड कंप्लायंट बिहेवियर पिछले 3 दिन से बहुत अच्छा देखने को मिल रहा है। 100% लोग अब मास्क। दिल्ली की अगर बात करें तो दिल्ली में संसद से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक कोरोना के मामले बढ़ते जा रहे हैं। हमारे संवाददाता संजय शर्मा ने कोरोना के मौजूदा हालात का जायजा लिया। सावधानी हटी, दुर्घटना घटी। संसद से सड़क तक, सुप्रीम कोर्ट से सचिवालयों तक, हर जगह ओमिक्रॉन और कोविड के संक्रमण के लगातार बढ़ते मामले हमें फिर यही चेतावनी दे रहे हैं। संकेत स्पष्ट और तेज है, यानी हमें समझना पड़ेगा कि कहीं कोई कमजोर कड़ी ऐसी थी जिसने लापरवाही बरती और जिसकी वजह से तमाम, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट के जजेस हों या फिर सचिवालयों के बड़े बाबू या फिर संसद के अधिकारी, सभी इसके लगातार चपेट में आ रहे हैं। लिहाजा जरूरी है कि हम कोविड उपयुक्त नियमों का पालन करें, उसमें सख्ती बरतें और जहां तक संभव हो अपने घरों में ही रहें। नहीं तो ऐसे केस लगातार ऐसे बढ़ेंगे कि हम सिर्फ दांतों तले उंगली ही दबा सकेंगे और सिर्फ यही सोच सकेंगे आखिर अब इससे कैसे बचा जाए। संजय शर्मा, दिल्ली आज तक। तो एक कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हम सबको अपना फर्ज समझना है। कोरोना से जंग में एक दूसरे का साथ देना है और मिलकर कोरोना को हराना है। आगे बढ़ते हैं। चुनाव की तारीख आते ही ठंड में भी सियासत और गर्मा गई है। बीजेपी ने जीत का दम भरा तो अखिलेश ने रैलियों पर रोक को लेकर भड़ास निकाली। 10 मार्च 2022 को जब उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के परिणाम आएंगे तो भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत के साथ जनता जनार्दन का आशीर्वाद प्राप्त करने में सफल होगी, इसमें कोई संदेह नहीं होना चाहिए। गांव, गरीब, किसान, नौजवान, महिलाएं और समाज के प्रत्येक तबके के लिए, उत्तर प्रदेश के समग्र विकास के लिए, उत्तर प्रदेश की बेहतरीन कानून व्यवस्था के लिए जो कुछ भी किया है, इन सभी उपलब्धियों के आधार पर जनता जनार्दन का आशीर्वाद एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी को प्राप्त होगा और प्रचंड बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश के अंदर पुनः बनेगी। पिछले 5 साल में इतना अन्याय कभी नहीं देखा होगा जितना भारतीय जनता पार्टी की सरकार में अन्याय हुआ है। डबल इंजन की सरकार जो दावा कर रही थी कि उत्तर प्रदेश का विकास किया है, उत्तर प्रदेश को अगर देखेंगे पीछे कर दिया और विकास ठप रहा। यहां के किसानों की आय दोगुनी नहीं हुई, महंगाई बढ़ी है, बेरोजगारी बढ़ी है, नौकरियों के झूठे प्रचार किए इन्होंने, विकास के झूठे विज्ञापन लगाए और इनका हर वादा जुमला निकला। जो संकल्प पत्र इन्होंने जनता के बीच में रखा था 2017 में, वो इन्होंने कूड़ेदान में फेंक दिया। इसलिए पूरी तरीके से उत्तर प्रदेश की जनता इनको इस बार हटाने का काम करेगी। 10 मार्च में उत्तर प्रदेश से भारतीय जनता पार्टी का सफाया होगा। देखिए, विपक्ष की अपनी सोच है। उत्तर प्रदेश के अंदर 2017 के पहले कोई नौकरी निकलती थी तो उस नौकरी के लिए परिवार में विवाद होता था कि इसकी वसूली कौन करेगा। चाचा भतीजे में विवाद का कारण यही था, भाई बहन में विवाद का कारण ही यही है। अभी सत्ता से कोसों दूर है, लेकिन अभी से उनके यहां बोली लगनी प्रारंभ हो गई होगी। उत्तर प्रदेश ने जिस समय पंचायत चुनाव देखे थे, उत्तर प्रदेश के वरिष्ठ अधिकारी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता बनकर के काम कर रहे थे। न जाने कितनों को अपमानित होना पड़ा। इसी उत्तर प्रदेश में माँ बहनों के किस तरीके से कपड़े फाड़े गए, छीनी गई साड़ियां,
ये भारतीय जनता पार्टी ने किया था, और ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार में इसलिए हुआ कि वरिष्ठ अधिकारी दबाव बना करके छोटे अधिकारियों से करवा रहे थे। तो इसलिए ऐसे अधिकारी जो भारतीय जनता पार्टी का काम कर रहे हैं, कार्यकर्ता बन के काम कर रहे हैं, उनके खिलाफ शिकायत इलेक्शन कमीशन को की जाएगी। 10 मार्च का इंतजार जनता को था। ये वो तारीख होगी जिस दिन भारतीय जनता पार्टी की उत्तर प्रदेश से विदाई होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगली खबर का रुख करेंगे। आज देश भर में श्री गुरु गोविंद सिंह जी के प्रकाश पर्व को धूमधाम से मनाया जा रहा है। अमृतसर में बड़ी संख्या में श्रद्धालु सचखंड श्री हरमंदिर साहिब में मत्था टेकने आ रहे हैं। श्री हरमंदिर साहिब को श्रद्धालुओं के दर्शन के लिए जलोह सजाया गया। इस जलोह में कीमती वस्तुएं होती हैं, जिनमें हीरे जवाहरात, सोने चांदी के साथ सोने के दरवाजे, सोने के 5 कस्सी, चांदी के 5 बर्तन शामिल है। इसके अलावा महाराजा रणजीत सिंह द्वारा दिए गए 9 लखा हार, नीलकंठ का मोर, सोने के छतर, असली मोतियों की माला आदि दर्शन के लिए रखे जाते हैं। और इस मौके पर पीएम मोदी ने बड़ा ऐलान किया है। पीएम मोदी ने गुरु गोविंद सिंह जी की जयंती पर लोगों को शुभकामना देते हुए कहा है कि इस साल से 26 जनवरी को साहिबजादों की शहादत के सम्मान में वीर बाल दिवस के रूप में मनाया जाएगा। ट्वीट के जरिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह संदेश दिया है। इस साल से 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस के रूप में मनाया जाएगा। साहिबजादों ने अन्याय के सामने कभी सिर नहीं झुकाया। ये पीएम मोदी का ट्वीट आपको दिखा रहे हैं। और सीएम योगी ने पीएम मोदी के इस ऐलान का स्वागत किया है। सीएम योगी ने ट्वीट कर लिखा कि साहिबजादों के बलिदान दिवस 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस के रूप में मनाने का निर्णय अभिनंदनीय है। सीएम योगी आज सुबह खुद भी गुरुद्वारा गए थे और वहां पर मत्था टेका था। तो लखनऊ के एक गुरुद्वारे में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज पहुंचे थे और ये उसी वक्त की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। तो प्रकाश पर्व की धूम पूरे देश में देखने को मिल रही है। कोरोना काल के बीच सावधानियों के साथ प्रकाश पर्व मनाया जा रहा है। और इसी खबर पर मेरी सहयोगी श्रुतिका की रिपोर्ट आपको दिखाते हैं दिल्ली से। आज प्रकाश पर्व है। सिखों के 10वें गुरु श्री गुरु गोविंद सिंह जयंती है। आज चूंकि दिल्ली में कोरोना कर्फ्यू लगा हुआ है, रविवार का दिन है, लेकिन फिर भी एक राहत की खबर मिली उन सभी श्रद्धालुओं को जो यहाँ मत्था टेकना चाहते हैं और यहाँ मत्था टेकने की अनुमति मिल गई। आज सुबह से ही यहाँ पर श्रद्धालु आ रहे हैं, लेकिन जो आम दिनों में जब यहाँ श्रद्धालु आते हैं तो भीड़ ज़्यादा होती है। चूंकि कोरोना कर्फ्यू लगा हुआ है, तमाम तरीके की पाबंदियां हैं, ऐसे में यहाँ पर श्रद्धालु आ रहे हैं, लेकिन कम यहाँ पर वो दिख रहे हैं। दूर दूर है, भीड़ भाड़ यहाँ नज़र नहीं आ रही है। और जो भी दर्शन करने आ रहे हैं उनके चेहरों पे खुशी तो है ही, क्योंकि आज उन्हें ये मौका मिल पाया और ये पाबंदी जो है हटाई गई, उसमें थोड़ी ढील दी गई, तो सभी के लिए ये खुशी की बात तो है ही कि वो यहाँ मत्था टेकने आ रहे हैं। लेकिन कोरोना की जितने भी रेस्ट्रिक्शंस हैं उनका पालन हमें करना है, तो वो यहाँ पर होता दिख रहा है। कम लोगों की भीड़ है यहाँ दिख रही है, बहुत ज़्यादा लोग नहीं हैं। और दिनों की बात करें तो ज़्यादा लोग यहाँ पर नज़र आते हैं, लेकिन इस वक्त यहाँ इतने लोग नहीं हैं, लेकिन श्रद्धालु यहाँ पर आ रहे हैं, मत्था टेक रहे हैं। श्री गुरु गोविंद सिंह जयंती को यहाँ पर श्रद्धा भाव से मना रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं बुलीबाई केस में गिरफ्तारी के साथ ही किस तरह से सुली डील की परतें भी अब उखड़ने लगी हैं। आज सुली डील मामले में इंदौर से पहला आरोपी गिरफ्तार किया गया। 25 साल का ओंकारेश्वर ठाकुर नीरज बिश्नोई के साथ पूछताछ में सामने आया था। बुलीबाई केस की जांच ने रफ्तार पकड़ी।
और अब सुल्ली डील की साजिश का भी खुलासा होने लगा है। सुल्ली डील मामले में पुलिस ने इंदौर से पहली गिरफ्तारी की है। यह है 25 साल का ओमकारेश्वर ठाकुर। बुल्लीबाई केस में पकड़े गए नीरज बिश्नोई ने पूछताछ के दौरान ओमकारेश्वर ठाकुर के बारे में जानकारी दी। पुलिस के मुताबिक बीते साल जुलाई में ओमकारेश्वर ठाकुर ने सुल्ली डील बनाया था। आरोपी ने पूछताछ में खुलासा किया कि सुल्ली डील केस में कुछ और लोगों ने छोटी छोटी भूमिका निभाई थी। पुलिस के मुताबिक ओमकारेश्वर ठाकुर इंदौर के न्यूयॉर्क सिटी टाउनशिप का रहने वाला है। 25 साल के ओमकारेश्वर ने इंदौर के ही IPS एकेडमी से BCA की डिग्री ली है। पुलिस का दावा है कि पूछताछ के दौरान ओमकारेश्वर ने बताया कि वो ट्विटर पर ट्रेंड ग्रुप का सदस्य है, जिसमें मुस्लिम महिलाओं को बदनाम करने और ट्रोल करने को लेकर तरीकों पर चर्चा की जाती थी। बुल्लीबाई ऐप मामले में गिरफ्तारियों को लेकर ओमकारेश्वर ठाकुर सतर्क हो गया था। उसने सोशल मीडिया से जुड़े अपने सारे लिंक खत्म कर दिए थे, लेकिन नीरज बिश्नोई की पूछताछ ने ओमकारेश्वर ठाकुर की कोशिशों पर पानी फेर दिया। बुल्लीबाई ऐप मामले में मुख्य आरोपी नीरज बिश्नोई सहित 4 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। सुल्ली डील हो या बुल्लीबाई, दोनों ही मामलों में गिरफ्तार आरोपी 18 से 25 साल के बीच के हैं। इस केस में पहली गिरफ्तारी बेंगलुरु के विशाल झा की हुई, जो इंजीनियरिंग का छात्र है। 21 साल का विशाल झा मुस्लिम महिलाओं की तस्वीर एडिट कर ऐप पर अपलोड करता था। मुंबई पुलिस की साइबर सेल ने इंटर पास श्वेता सिंह को गिरफ्तार किया था। फेक ट्विटर हैंडल का इस्तेमाल कर रही श्वेता सिंह 18 साल की हैं और तस्वीरों पर हेट पोस्ट और कमेंट डालने का काम करती थी। इस केस में गिरफ्तार तीसरा युवक भी उत्तराखंड का है। 21 साल का मयंक रावत है। मयंक रावत दिल्ली के एक कॉलेज का छात्र है और आखिर में पकड़ा गया नीरज बिश्नोई असम के जोरहाट का रहने वाला है। 20 साल का नीरज बिश्नोई मध्य प्रदेश के सीहोर में विलोर टेक्निकल यूनिवर्सिटी से इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहा था। सुल्ली डील और बुल्लीबाई ऐप को लेकर सियासी गलियारों में भी सरगर्मियां तेज हैं। गिरफ्तारियों को लेकर राहुल गांधी ने ट्वीट किया कि बुल्लीबाई ऐप मामले में अभियुक्तों की कम उम्र देखकर देश पूछ रहा था कि इतनी नफरत आती कहां से है। दरअसल भाजपा ने नफरत की कई फैक्ट्री लगा रखी है। अब सुल्ली डील और बुल्लीबाई ऐप के आरोपियों के बीच तार जोड़ने से इस साजिश ने नया मोड़ ले लिया है। साइबर सेल अब आरोपियों के गैजेट की जांच कर रही है। इंदौर से धर्मेंद्र शर्मा के साथ अरविंद ओझा, दिल्ली आज तक। और अब बात करते हैं बर्फबारी की। पहाड़ों पर जबरदस्त बर्फबारी हो रही है तो मैदानी इलाकों में शीतलहर का कहर है। पिछले कुछ दिनों से हो रही बारिश से ठंड और बढ़ गई है। पहाड़ों पर सफेद बर्फ का अटैक। मैदानी इलाकों में बारिश ने तोड़ा रिकॉर्ड। कहीं हर तरफ पानी तो कहीं ओले गिरे भारी। क्यों बिगड़ा है मौसम का मिजाज? आसमान से क्यों बरस रही है आफत? ये तो बस ट्रेलर है, सर्दी अभी बाकी है। हिमाचल, उत्तराखंड और जम्मू कश्मीर जैसे पहाड़ी इलाकों में जहां बर्फ का सफेद अटैक हुआ है, तो वहीं नए साल के पहले महीने में एक दिन में होने वाली बारिश ने दिल्ली में पिछले 22 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। दिल्ली से सटे हरियाणा और यूपी के तमाम शहरों में तस्वीर एक जैसी ही है। दिल्ली में शुक्रवार देर रात शुरू हुई बारिश का सिलसिला आज भी जारी रहा। सुबह 6 बजे से जोरदार बारिश शुरू हो गई। पारा तो लुढ़का ही, सड़कें भी पानी पानी हो गई। इस वक्त हम मौजूद है विजय चौक पर। तस्वीरें आपको दिखाना चाहेंगे कि सुबह के वक्त अभी भी जो बारिश है लगातार जारी है। रुक रुक करके दिल्ली एनसीआर में अभी भी बारिश हो रही है, जिसके पीछे वजह अगर बताई जाए तो मौसम विभाग की माने वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है, जिसके चलते पिछले कई सालों का अगर बात की जाए तो 13 साल का रिकॉर्ड दिल्ली में बारिश का टूटा है। दिल्ली में बारिश ने पिछले 22 साल का रिकॉर्ड तोड़ा है। शनिवार को एक ही दिन में 46.8 मिलीमीटर बारिश हुई। इसके पहले 7 जनवरी 1999 को 46 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई थी। दिल्ली के अलावा अजमेर में शुक्रवार को 3 घंटे में 1.25 इंच बारिश हुई। ये पिछले 11 साल में जनवरी के महीने में सबसे ज्यादा बारिश का रिकॉर्ड है।
दिल्ली सहित पूरा उत्तर भारत पहले ही शीतलहर की चपेट में था। अब बारिश और कोहरे का डबल अटैक हुआ है। राजस्थान में पिछले 5 दिनों से बारिश हो रही है। 12 में मौसम की मार ने फसल चौपट कर दी है। मध्य प्रदेश का भी यही हाल है। मौसम विभाग के मुताबिक अभी अगले 2 और दिन बारिश हो सकती है। गुना, अशोकनगर, छिंदवाड़ा और सागर में बारिश के साथ ओले भी गिरे हैं। पंजाब में शीतलहर और कोहरे ने जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त कर दिया है। महाराष्ट्र के अमरावती में संतरा बेल्ट इलाके में मूसलाधार बारिश और ओलावृष्टि ने किसानों पर जमकर कहर ढाया है। शीतलहर तो परेशान कर ही रही थी, अब फसलें भी बर्बाद हो गई हैं। यूपी के बुंदेलखंड में पिछले 3 दिनों से बारिश हो रही है। हजारों एकड़ फसल पानी में डूब चुकी है और किसानों का करोड़ों रुपया पानी पानी हो चुका है। झालावाड़ में भी 24 घंटे लगातार हुई बारिश ने किसानों को मुश्किल में डाल दिया है। राजस्थान के फतेहपुर शेखावटी को तेज बारिश, कोहरे और शीतलहर ने राज्य का सबसे ठंडा शहर बना दिया है। मौसम विभाग के मुताबिक पश्चिमी विक्षोभ की वजह से मौसम खराब है और अगले 2 दिन बारिश यूं ही कहर बरसाने वाली है। मौसम विभाग के मुताबिक कड़ाके की ठंड का दौर अभी लौटने वाला है। 10 जनवरी से मौसम साफ होने की संभावना है और इसके साथ ही पारे में गिरावट का दौर शुरू हो जाएगा। आज तक ब्यूरो।